हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम 8th क्लास की एनसीईआरटी साइंस कर रहे हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। अगर आप चैप्टर नंबर फर्स्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? सूक्ष्म जीव। इसमें हम सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये हमारे मित्र या शत्रु के रूप में कैसे भूमिका निभाते हैं, आज के वीडियो में हम वो सब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। जीव जो हमें आसपास अपने दिखते हैं, यानी हम जिसको स्पष्ट रूप से अपने आसपास देख सकते हैं, वो जीव कहलाते हैं। पर सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हमें किसी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है, यानी इनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें किसी यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। तो वो क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म जीव कहलाएंगे। और ये जो सूक्ष्म जीव है, इनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। और वो 4 प्रकार क्या है? पहला है जीवाणु। क्या है पहला? जीवाणु। दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, 4 नंबर पे है शैवाल। और ये जो इनके जो प्रकार बताए हैं 4 प्रकार, ये इनके गुण, आकार और इनकी जो स्थिति है, अवस्था है, उसके हिसाब से इनको बांटा गया है। तो जीवाणु को हम आगे 2 भागों में बांट सकते हैं, वो उनके आकार के आधार पर। पहला है स्पाइरल जीवाणु, दूसरा है छड़नुमा जीवाणु, यानी जिसकी जो आकृति होगी, जो शेप होगी, वो छड़ के आकार की होगी, उसे छड़नुमा जीवाणु कह देंगे। और दूसरा क्या है? स्पाइरल जीवाणु। अब बात करते हैं कवक। कवक को भी हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है पेनिसिलियम, दूसरा है एस्पेरिजिल्स। दूसरा क्या है? एस्पेरिजिल्स। इसी प्रकार प्रोटोजोआ को भी हमने 2 भागों में बांटा और ये उनके आकार के आधार पर बांटा है हमने। प्रोटोजोआ को अमीबा, अमीबा आपको पता है ऐसे ऐसे एक आकृति सी होती है, उसको क्या बोलते हैं? अमीबा बोलते हैं। और वो किसका प्रकार है? प्रोटोजोआ का प्रकार है। दूसरा है पैरामीशियम। दूसरा क्या है? पैरामीशियम। अब शैवाल को भी हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है क्लाइमेडोमोनास और दूसरा है स्पाइरोगोइरा। दूसरा क्या है? स्पाइरोगोरा। तो हमने देख लिया कि सूक्ष्म जीव को हम 4 भागों में बांटते हैं। फिर इनके देखें कि जीवाणु को भी 2 भागों में बांटा गया, कवक को भी, प्रोटोजोआ को और शैवाल को। ये इनके आप एग्जाम्पल भी लगा सकते हैं कि शैवाल के एग्जाम्पल दे दिए तो आप ये लिख सकते हैं। यानी अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ये दे दिया जाता है कि स्पाइरल और छड़नुमा क्या है, तो आप बता दो कि ये जीवाणु है। ऐसे पेनिसिलियम दे दिया जाता है, एस्पेरिजिल्स, ये पूछे जाते हैं कि ये क्या है, कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, तो आप क्या कहेंगे? कवक है। तो इस हिसाब से इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो आप ध्यान रखिए, इनके जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इनके प्रकार भी आप बोल सकते हैं कि जीवाणु के प्रकार बताइए, तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है। तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं और सूक्ष्म जीव कितने भागों में बांटा जाता है, वो हमने अब तक देख लिया। अब बात करते हैं विषाणु, यानी जो 4 प्रकार हमने बताए हैं सूक्ष्म जीव के, उससे अलग एक विषाणु वायरस भी होता है। वो भी एक सूक्ष्म जीव है, पर हमने उसको इसमें नहीं लिया, वो विशेष होता है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है, इसलिए इसको इस वर्गीकरण में शामिल नहीं किया है। विषाणु वायरस ये भी एक सूक्ष्म जीव ही है, पर वो जो ऊपर हमने 4 टाइप की हैं उनसे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसके जो वायरस होता है, इसको संचरण करने के लिए किसी वाहक की जरूरत होती है। ये अपने आप गमन नहीं करता है, इसको एक दूसरे में पहुंचने के लिए किसी की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इनसे अलग है। जीवाणु कवक है, ये अपने आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पर विषाणु वायरस को अपने जीवन के लिए भी किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी एक परपोषी है, दूसरे पर निर्भर करता है इसका जीवन। तो वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधों अथवा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। यानी वायरस होता जरूर है, पर अगर उसको कोई कोशिका नहीं मिलेगी तो वो वहीं पे सीमित रह जाएगा, उसकी वृद्धि नहीं होगी। अगर उसको कोई कोशिका मिल जाएगी, जैसे पौधे की, जंतु की, किसी भी प्रकार की कोई कोशिका मिल जाए, तो ही वो आगे बढ़ेगा, उसकी वृद्धि होगी, वरना उसकी वृद्धि वहीं पे रुक जाएगी। तो इस प्रकार ये जो ऊपर 4 प्रकार किए थे हमने सूक्ष्म जीवों से, उनसे अलग है, क्योंकि ये एक परपोषी है, इसलिए और इसको गमन करने के लिए किसी की
सहायता की जरूरत होती है। तो देख लिया हमने सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं और उसके प्रकार के बारे में। अब जो ये सूक्ष्म जीव है वो हमारे मित्र के रूप में भी भूमिका निभाते हैं। जैसे राइजोबियम है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, वो एक सूक्ष्म जीव है, पर वो हमारे मित्र के रूप में काम आता है। और शत्रु के रूप में कैसे कि ये जो हमारे जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ, विषाणु जो भी है, इनसे हमें कुछ रोग भी होते हैं, कुछ बीमारियां हो जाती हैं, तो वो हमारे शत्रु के रूप में भी भूमिका निभा रहे हैं और मित्र के रूप में भी भूमिका निभा रहे हैं। तो आगे क्या है, ये जुखाम, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, खांसी, पोलियो एवं खसरा विषाणु द्वारा होने वाले सामान्य रोग है, यानी एक दूसरे में फैलते हैं। ये क्या है, एक दूसरे में फैलते हैं और किससे होते हैं, विषाणु वायरस द्वारा होने वाले रोग है जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो और खसरा। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि जो ये रोग है कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा किससे होने वाले हैं, विषाणु द्वारा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। और विषाणु द्वारा होने वाले रोग, इनमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से 3 तो ये होंगे, एक अलग होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अतिसार और मलेरिया, अतिसार को क्या बोलते हैं, म्यादी बुखार जिसे बोलते हैं। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं। ये कुछ सामान्य रोग हैं जो ने हम अपने आसपास देखते भी होंगे और इनके आपने नाम भी सुने होंगे। टाइफाइड और क्षय रोग यानी जो टीबी है वो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। टाइफाइड और क्षय रोग। तो जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी और पोलियो ये किससे होते हैं, विषाणु वायरस द्वारा, यानी एक दूसरे में फैलते हैं। ये अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड और क्षय यानी टीबी जो होती है वो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अब नेक्स्ट क्या है, जो सूक्ष्म जीव है उनकी कुछ विशेषताएं, कुछ गुण, कुछ क्वालिटी है, वो ही आगे लिखी हुई है कि सूक्ष्म जीव एक कोशिका भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिकीय जीव भी होता है और बहुकोशिकीय जीव दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल एवं कवक एक कोशिकीय जीव है तथा कवक और कुछ शैवाल बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। यानी जो जीवाणु, शैवाल और कवक इनमें से कुछ तो एक कोशिकीय और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। यह बर्फीले, शीत से उष्ण तथा मरुस्थल एवं दलदल हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यानी जो ये सूक्ष्म जीव है वो बर्फीली, शीत यानी बहुत ज्यादा ठंड में, बहुत ज्यादा गर्मी में, मरुस्थल में और दलदल यानी कीचड़ वगैरह में भी हर प्रकार की परिस्थिति में ये जो जीव है वो पाए जाते हैं। यानी इनके लिए कोई विशेष परिस्थिति की जरूरत नहीं है, हर प्रकार की परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। यानी मनुष्य में भी हो सकते हैं कुछ सूक्ष्म जीव और जंतुओं में, यानी हर प्रकार के जंतु में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। यानी जो अमीबा है किसका उदाहरण है, प्रोटोजोआ का उदाहरण है, वो अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। यानी अमीबा है वो अकेला पाया जा सकता है, पर कवक है ये एक साथ कईयों का समूह होता है, कवक और जीवाणु का, तो ये समूह में रहते हैं। तो ये थी सूक्ष्म जीव की कुछ क्वालिटी, कुछ विशेषताएं, तो आप इनको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं ये जो सूक्ष्म जीव है इनका उपयोग, यानी इनका क्या उपयोग है हमारे जीवन में, वो सब हम देखेंगे। पहला क्या उपयोग है, पहला उपयोग है दूध का दही बनाना। यानी दूध से हम जो दही बनाते हैं उसमें भी सूक्ष्म जीव का रोल रहता है। और कौन से सूक्ष्म जीव का रोल रहता है, वो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। यानी जीवाणु के द्वारा दूध का दही बनता है। जीवाणु जो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो दूध में क्या करता है, जनन करता है और उससे दही में परिवर्तित कर देता है। तो दूध का जो दही बनता है वो कौन से सूक्ष्म जीव की वजह से बनता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा बनता है। तो आप इसको ध्यान रखिए, परीक्षा में कई बार इससे क्वेश्चन आता है कि दूध का दही बनना कौन से जीवाणु द्वारा संभव है, तो कौन सा आएगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु आएगा। नेक्स्ट क्या है, जो यीस्ट, फंगी बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। चावल के आटे मैदे के किण्वन में सहायक है। क्या होता है, जो चावल का आटा
और मैदा होता है उसको फुलाने के लिए जो यीस्ट फंगी का उपयोग किया जाता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, इडली, डोसा, ब्रेड सब बनाया जाता है। तो एक उपयोग तो ये हो गया दूध का दही बनना। दूसरा हो गया जो इडली डोसा है उसके जो आटे का उपयोग करते हैं वो किसके द्वारा किण्वन किया जाता है, उसका यीस्ट फंगी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, यीस्ट फंगी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट उपयोग क्या है सूक्ष्म जीव का, जो अल्कोहल, शराब, एस्टिक एसिड के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। यानी जो चीनी से, शर्करा से जो हम अल्कोहल बनाते हैं, शराब बनाते हैं, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। और कौन से, यीस्ट फंगी का उपयोग किया जाता है। और जो ये प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल या शराब का उत्पादन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। यानी जो प्राकृतिक शर्करा, नेचुरल जो शर्करा है, उसमें यीस्ट द्वारा अल्कोहल या शराब का उत्पादन किया जाता है। और इस जो प्रक्रिया इसको क्या कहते हैं, किण्वन, फॉर्मेटेशन कहते हैं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन, फॉर्मेटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। तो इस बात का भी कि किण्वन किसे कहते हैं, कौन सा प्रोसेस है जिसे किण्वन कहते हैं, तो चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन होना। और किसके द्वारा होता है, यीस्ट फंगी द्वारा होता है। किसके द्वारा, यीस्ट फंगी द्वारा होता है ये। तो सूक्ष्म जीव कौन सा हो जाएगा, यीस्ट फंगी हो जाएगा। और इसकी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, किण्वन। और किण्वन में क्या होता है, चीनी होती है, चीनी नेचुरल होती है, उससे क्या बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है, शराब बनाई जाती है उससे। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो लुई पाश्चर थे उसने किण्वन की खोज की थी, और कब की थी, 1857 में। तो आप सन भी ध्यान रखिए और किसने की थी ये बात भी ध्यान रखिए कि किण्वन की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। अब बात करते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होता है, जो हमारे शरीर में बीमारी हो गई, यानी हम रोगग्रस्त हो गए, तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए कोई जीव या जैविक अपने शरीर के अंदर पैदा करेगा। यानी उसकी वृद्धि को रोकने के लिए हमारा शरीर एक एंटीबायोटिक तैयार करेगा। तो वही क्या हो गया, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक, जो हमें उस रोग से मुक्त करेगा, यानी उसकी वृद्धि को वहीं पे रोक देगी वो जी। तो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए जो औषधि, यानी जो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक तैयार करता है, उसे ही प्रतिजैविक कहते हैं। और ये देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रोमाइसिन जो है वो प्रतिजैविक है। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है, तो क्या होता है, वो एक एंटीबायोटिक, यानी हमें उस बीमारी से लड़ने की क्षमता मिलती है। उस जो हमारे अंदर जो जीवाणु, कवक, जो भी सूक्ष्म जीव प्रवेश कर गया, उसकी वृद्धि को वहीं पे वो रोक देगा और हम ठीक हो जाएंगे। तो एंटीबायोटिक क्या होगा, हमें जो औषधि है जो उस बीमारी को वहीं पे रोक देता है, उसकी वृद्धि को समाप्त कर देता है, तो वो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाता है। और उसके एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एंथ्रोमाइसिन। अब बात करते हैं, ये जो नोट लगा के बात लिखी हुई है कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की थी। और कब की थी, 1929 में की थी। यानी सन भी ध्यान रखिए। और किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और किसकी की थी, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की थी। किसकी की थी, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की थी किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। अब बात करते हैं प्रतिरक्षी के बारे में कि प्रतिरक्षी क्या होता है। रोग कारक सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए हमारे शरीर द्वारा तैयार किया गया रक्षक प्रतिरक्षी कहलाएगा। यानी जो हमारे शरीर ने उस जीव से लड़ने के लिए एक रक्षक पैदा कर दिया है, तो वो क्या है, प्रतिरक्षी, यानी हमारी रक्षा ही तो कर रहा है वो, तो वो क्या हो गया, प्रतिरक्षी हो गया हमारा। अब बात करते हैं एडवर्ड जेनर ने, जो चेचक है, एक रोग है चेचक के लिए 1798 में टीके या वैक्सीन की खोज की थी। यानी जो चेचक है,
उस रोग से लड़ने के लिए एक वैक्सीन बनाया। किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने बनाया, 1798 में बनाया था। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। इनसे सीधे कई बार मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, सामने उसके लिखा होगा। जैसे पीछे आया हमारा लुई पास्चर ने किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी की थी। तो इनके कई बार मैच वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो इनके द्वारा किनकी खोज की गई है। तो एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज की गई है, लुई पास्चर द्वारा किण्वन की जो प्रक्रिया उसकी खोज की गई है। और इनके सन भी आप ध्यान रखिए। इसी प्रकार हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों के भी वैक्सीन तैयार हो चुके हैं। यानी ये जो बीमारियां हमारे जैसे हैजा हो गया, क्षय हो गया, चेचक हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। यानी हम बोलते हैं कि बच्चे का वैक्सीन करवाने जा रहे हैं, तो इन्हीं बीमारियों से उसको स्वतंत्र करने, यानी ये बीमारियां उस पर किसी प्रकार से कोई भी हमला ना करे, उसके लिए पहले ही उसको वैक्सीन दे दी जाती है। यानी उसका प्रतिरक्षक पहले ही उसके शरीर में पहुंचा दिया जाता है, तो ये बीमारी उस पर कोई असर ही नहीं दिखाएगी। जैसे हैजा हो गया, क्षय हो गया, यानी जो ये बीमारी है इनका वैक्सीन तैयार कर लिया गया है और ये पहले ही हमारे शरीर में लगा दिया जाता है। यानी इसकी जो प्रतिरक्षी है वो पहले ही हमारे शरीर में पहुंचा दी जाती है। तो ये रोग के जो कारक है, जो सूक्ष्म जीव है, वो हमारे शरीर में प्रवेश तो क्या पता कर जाए, पर वो हमारे शरीर पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनका जो प्रतिरक्षी था, उनसे जो लड़ने का जो प्रतिरक्षक था, वो हमारे शरीर में ऑलरेडी है, तो वो उसको वहीं पे रोक देगा, उसको नष्ट कर देगा। तो इनकी वैक्सीन तैयार कर ली है। और कौन कौन से रोग की वैक्सीन है? जैसे हैजा हो गया, क्षय हो गया, चेचक हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, और ऊपर हमने चेचक की बात की थी। तो इनके वैक्सीन है, इनको वैक्सीन द्वारा रोका गया है, रोका जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नाइट्रोजन स्त्रीकारक, यानी जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं वो नाइट्रोजन स्त्रीकारक कहलाएंगे। यानी स्त्रीकारक क्या हो गए? जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको मृदा में संवर्धन कौन करते हैं? ये जीवाणु और ये सूक्ष्म जीव ही तो करते हैं। तो वो क्या हो गए? नाइट्रोजन स्त्रीकारक हो गए। कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कर मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन करते हैं, यानी मृदा में उसको मिला देते हैं। जो वायुमंडलीय हमारी जो नाइट्रोजन है 78% वो वायुमंडल में है, उसको मृदा में कैसे लाते हैं? ये सूक्ष्म जीव ही लेके आते हैं। उसे क्या कहेंगे? नाइट्रोजन स्त्रीकारक। और इस जो चक्कर है उसको नाइट्रोजन स्त्रीकारक चक्कर बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्कर भी बोल सकते हैं। और कौन करता है? ये जीवाणु और नीले हरे शैवाल। और ये क्या है? एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है हमारे। नेक्स्ट क्या है? रोगजनक या रोगाणु। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु कहेंगे, यानी जिनके द्वारा हमें कोई बीमारी, कोई रोग हुआ है, वही तो रोगाणु है, रोग का जनक है वो। तो वो क्या कहलाएंगे? रोगाणु या रोगजनक कहलाएंगे। कुछ जो इनमें से रोग हैं वो संचरणीय रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोगों जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु द्वारा, यानी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के, जैसे हमारा कोई संचरणीय रोग है, वो किसी व्यक्ति में है, उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति आया, ठीक है, तो वो संपर्क द्वारा एक दूसरे में फैल जाते हैं, यानी संचरण हो जाता है, गमन हो जाता है। किसके द्वारा? वायु के, और वायु द्वारा, यानी जो उसके आसपास की वायु है वो दूषित हो गई है, उसकी वजह से दूसरे व्यक्ति में भी वो रोग संचरण हो जाता है। जल द्वारा, भोजन द्वारा और कायिक, यानी एक दूसरे के टच द्वारा भी जो संचरणीय रोग है वो फैलते हैं। किस प्रकार से? वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा और कायिक संपर्क, यानी एक दूसरे के टच द्वारा, ठीक है, फैलते हैं। इन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। अब रोग वाहक किसे कहते हैं? क्या? रोग वाहक किसे कहते हैं? जो रोग का वहन करेगा वही रोग वाहक कहलाएगा। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीव के रोग वाहक का कार्य करते हैं, यानी जो रोग कारक है उनको वाहन एक दूसरे से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य जो करेगा वो रोग वाहक कहलाएगा। जैसे मक्खी है,
मक्खी कहीं ऐसे जगह बैठी हो जहाँ सूक्ष्म जीव वो वहाँ बैठी और वो हमारे घर पे आके हमारे कुछ खाने वाला सामान है पानी में वहाँ आके बैठ जाती है और उसका हम सेवन कर लेते हैं, तो वो जो सूक्ष्म जीव वो हमारे शरीर में प्रवेश कर गया। तो ये किसका काम किया? इसने रोग वाहक का काम किया। यानी रोग का कारण तो सूक्ष्म जीव था पर उसका वाहन किसने किया? मक्खी ने किया, तो ये रोग वाहक हो गया। इसी प्रकार मादा एनाफिलिस मच्छर भी है। ठीक है, तो ये मलेरिया के कारण है। घरेलू मक्खी भी रोग वाहक का कार्य करती है। जो प्लाज्मोडियम मच्छर है वो मलेरिया परजीवी का वाहक है। यानी मलेरिया किसकी वजह से होते हैं? प्लाज्मोडियम मच्छर। और क्या है? ये एक परजीवी है। क्या है ये? जो मलेरिया रोग का जो वाहक है वो कौन है? प्लाज्मोडियम मच्छर है। इसी प्रकार मादा एडिज मच्छर किसका वाहक है? डेंगू का। डेंगू जो रोग होता है उसका जो वाहक है वो क्या है? मादा एडिज मच्छर है। और ये एक वायरस द्वारा होने वाला रोग है। जो डेंगू है वायरस द्वारा होने वाला रोग है और इसका जो वाहक है वो क्या है? मादा एडिज मच्छर है। जैसे हमने पहले बात की थी कि वायरस है उसको गमन करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो ये जो वायरस है मादा एडिज मच्छर में आया और मादा एडिज मच्छर ने हमें काटा, तो ये जो डेंगू का वायरस है हमारे शरीर में प्रवेश कर गया। तो वाहक का कार्य किसने किया? मादा एडिज मच्छर ने। और किसके द्वारा जो डेंगू था? वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इसी प्रकार प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया रोग का वाहक है। अब नेक्स्ट क्या है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है? ये जीवाणुओं में भी होता है, यानी मनुष्य में और मवेशियों में होता है। ये क्या? मनुष्य में भी होता है ये एंथ्रेक्स। और क्या? जो मवेशी हैं जैसे गाय भैंस उनमें भी ये वाला रोग होता है और एक भयानक रोग है। और किसके द्वारा होने वाला रोग है? एक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। जो रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेसिस रोग का कारक है। यानी एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी, 1876 में की थी। ठीक है, जो एंथ्रेक्स रोग है वो मनुष्य में भी होता है और मवेशियों में होता है। ऊपर जो हमने रोग की बात की जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सब मनुष्य में होने वाले रोग है, पर जो एंथ्रेक्स है वो मनुष्य में भी होता है और मवेशियों में भी होता है। और इसका जो रोग कारक है वो क्या? बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु है। अब कुछ रोग लिखे हैं, इनके कारक यानी किसकी वजह से होते हैं और इनके जो संचरण का यानी गमन करने का तरीका कैसे ये एक दूसरे से फैलते हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग। पहला रोग है हमारा क्षय रोग। क्षय रोग जिसे टीबी बोलते हैं, किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। इसके जो संचरण का तरीका है वो क्या है? वायु द्वारा संचरण करता है। जो जीवाणु है वो कैसे संचरण करता है? वायु द्वारा। यानी किसी को टीबी है, ठीक है, उसके आसपास मान ले उसके जो जीवाणु है वो वायु में फैल गए हैं, उसके पास में कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसकी वजह से वो उसमें भी फैल जाएगा। तो वायु की वजह से फैलता है और किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा होता है क्षय, टीबी। अब बात करें खसरा मीजल्स, ये वायरस द्वारा होने वाला रोग और किससे? वायु से फैलता है। इसी प्रकार चिकन पॉक्स भी एक वायरस द्वारा और किससे फैलते हैं? वायु से या सीधे संपर्क से, यानी एक दूसरे से टच से हो जाता है, सीधे संपर्क में आते हैं हम। किसी को चिकन पॉक्स से उसके संपर्क में आ गए तो हमें भी वो हो सकता है। अब बात करते हैं पोलियो। पोलियो भी एक वायरस द्वारा होने वाला रोग और किससे होता है? वायु से और जल से भी होता है। अब बात करते हैं हैजा। हैजा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है और किससे फैलता है? जल, यानी दूषित जल होगा जिसमें हैजे के जीवाणु होगा और भोजन द्वारा। इसी प्रकार टाइफाइड, टाइफाइड भी एक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है और जल द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा और जल से फैलता है। इसी प्रकार मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है और किससे फैलता है? मच्छर, किससे? मच्छर से फैलता है। तो ये कुछ रोग थे, इनके रोग वाहक यानी किसकी वजह से होता है? जीवाणु से या वायरस से। और कि इनके जो संचरण का तरीका है वो क्या है वो सब हमने देखा। तो ये तो मनुष्य में होने वाले रोग थे। अब कुछ रोग देखेंगे जो किसमें होंगे? पौधों में होते हैं और किसकी वजह से होते हैं? इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से होते हैं। पहला रोग है नींबू कैंकर।
किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है और वायु से होता है। यानी किसकी संचरण का तरीका तो हो गया वायु, और जो कारक हो गया वो जीवाणु हो गया। रोग का नाम क्या हो गया? नींबू कैंकर। इसी प्रकार गेहूं की रस्ट यानी गेहूं में होगा ये वाला रोग, और किसकी वजह से? कवक की वजह से। और वायु और बीज, यानी कई बार बीज में भी जो कवक है वो फंगी लग जाती है, और उससे गेहूं का जो रोग है, ये गेहूं की रस्ट वो फैलता है। भिंडी की पीत, ये वायरस द्वारा होने वाला रोग, और इसका जो रोग का तरीका है, संचरण का तरीका है, वो क्या है? कीट द्वारा फैलता है। ये किसके द्वारा? कीट द्वारा फैलते हैं। तो ये पौधों में होने वाले रोग थे, ऊपर जो हमने किए थे वो मनुष्य में होने वाले रोग थे, और इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से होते हैं ये रोग। तो सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु के रूप में देख लिया हमने किस प्रकार भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, कि शत्रु ही तो हो गए, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो शत्रु ही हो गए हमारे ये सूक्ष्म जीव है। अब देखेंगे ये मित्र के रूप में कैसे भूमिका निभाते हैं सूक्ष्म जीव। परिरक्षक, परिरक्षक नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। यानी जो नमक होता है और जो खाद्य तेल है, इनको हम कई प्रकार के खाने के जो सामान होता है उसको बचाने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे मछली वगैरह है, इसमें क्या करते हैं? नमक का छिड़काव करते हैं ताकि वो काफी टाइम तक सुरक्षित रहे। तो परिरक्षक का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार खाद्य तेल का भी उपयोग हम जो खाने का सामान है उसको लंबे समय तक चलाने के लिए नमक और खाद्य तेल का उपयोग करते हैं। तो एक रक्षक की भूमिका भी निभा रहे हैं, यानी मित्र के रूप में भी काम करते हैं और शत्रु के रूप में भी ये काम करते हैं। अब क्या है? नाइट्रोजन स्त्रीकारक, जो राइजोबियम जीवाणु है, वो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में संवर्धन करता है, राइजोबियम जीवाणु। और ये किसमें पाए जाते हैं? लेग्यूम्यूम पौधे, जो दलहन वाले मटर के जो पौधा है दलहन वाला है, यानी दो पार्ट हो जाते हैं उसके, जो बीज होता है उसके, दलहन वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम जो जीवाणु है। और ये क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको विशेष ध्यान रखिए। कई परीक्षा में ये पूछा गया है कि जो राइजोबियम जीवाणु वो क्या करता है, और इस प्रकार से भी आ सकते हैं कि जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण है वो किसकी वजह से होते हैं? एक जीवाणु की वजह से, और कौन सा है? राइजोबियम जीवाणु। तो आप इसका नाम भी ध्यान रखिए। अब देखते हैं कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है 78%, वो निश्चित मतलब नियत है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, उसकी जो मात्रा है वो निश्चित है, पर फिर भी वो मृदा में मिल रही है, मृदा से वायुमंडल में आ रही है। उसका जो चक्कर है वो किस प्रकार चल रहा है वो देखेंगे अब हम। तो जो ये नाइट्रोजन चक्कर चलता है वो किस प्रकार चलता है? तो सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु और नीले हरे शैवालों द्वारा स्त्रीकरण, यानी जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्त्रीकरण किया जाता है किसके द्वारा? वायुमंडल जो जीवाणु है और नीले हरे शैवाल द्वारा इसको मृदा में मिला दिया जाता है, संवर्धन कर दिया जाता है। जीवाणु द्वारा स्थिर N2 को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तन, यानी इसने जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी N2 थी, उससे N2 के यौगिक बना लिए और उसको मिट्टी में मृदा में मिला दिया। उससे क्या करेंगे? मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, यानी जो जीवाणु थे उनके द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर दिया गया। अब ये मिट्टी में उपस्थित हो गए नाइट्रोजन यौगिक। अब ये जो नाइट्रोजन यौगिक हैं ये क्या करेंगे? जीवाणुओं द्वारा N2 यौगिक का गैसीय N2 में परिवर्तन, जो मिट्टी में उपस्थित है। अभी इस मिट्टी वाले जो यौगिक है नाइट्रोजन यौगिक, इनका फिर से क्या कर दिया जाएगा? जीवाणुओं द्वारा गैसीय N2 में परिवर्तन कर दिया जाएगा और वो वायुमंडल में वापस से चली जाएगी, और फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिर नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं द्वारा फिर से स्त्रीकरण कर दिया। यहाँ पे पहुंचे मृदा में नाइट्रोजन यौगिक के रूप में पहुंची, फिर दूसरे प्रकार के जीवाणुओं द्वारा उसको गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर दिया जाएगा और फिर वापस से वो वायुमंडल में चली जाएगी। इसी प्रकार जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका एक जो स्त्रीकरण है वो दूसरे तरीके से भी होता है, वो होता है तड़ित द्वारा N2 का स्त्रीकरण। तड़ित यानी जब बिजली वगैरह चमकती है तो उससे भी नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है, वो मिट्टी में आती है, मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में मिल जाती है, और जो ये नाइट्रोजन यौगिक बने वो पौधों द्वारा यानी पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और ये पौधे किसके द्वारा? जंतुओं द्वारा खाए जाते हैं,
और फिर ये जंतु है वो अपने उत्सर्जन द्वारा उनकी मृत्यु होती है तो वापस से मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर इन्हीं जीवाणुओं यानी जो मिट्टी में मिल गए नाइट्रोजन यौगिक फिर इस जीवाणुओं द्वारा उनका गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाएगा। यानी इस प्रकार से ये जो नाइट्रोजन का जो पूरा चक्कर है वो चलता रहता है। इससे जो नाइट्रोजन की मात्रा है 78% वो वायुमंडल में नियत रहती है, यानी उसमें परिवर्तन नहीं होता, कम या ज्यादा नहीं होती, वो इन्हीं जीवाणुओं की वजह से है। तो उसके तरीके देख लिए हमने किस प्रकार से कैसे होती है वो। अब कुछ क्वेश्चन है इसी चैप्टर से संबंधित कि कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है ईस्ट का उपयोग निम्न में उत्पादन में होता है, यानी ईस्ट जो फंगी है उसका उपयोग किसके उत्पादन में हम करते हैं। पहला है चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्सीजन। तो किसके उपयोग में करते हैं जो ईस्ट का, चीनी द्वारा जो एल्कोहल बनाई जाती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, ईस्ट के। तो किसके उत्पादन में हो गया, एल्कोहल के उत्पादन में। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो इसमें राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक जो हमें रोग से लड़ने की ताकत देता है, यानी उस रोग को नष्ट करता है, उसकी वृद्धि को जो रोकता है वो प्रतिजैविक है। तो कौन सा एक प्रतिजैविक है वो हमें बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल, ईस्ट। ईस्ट तो एक जीवाणु है, एल्कोहल इसके द्वारा बनने वाला एक पदार्थ है और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक क्या है, प्रतिजैविक है। क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी का वाहक है, यानी जो मलेरिया है वो उसका जो वाहक है, रोग का जो वाहक है वो क्या है। पहला है मादा एनाफ्लीज मच्छर, दूसरा है कॉकरोच, तीसरा है घरेलू मक्खी और 4 नंबर पे है तितली। तो क्या है मलेरिया रोग का वाहक, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, घरेलू मक्खी भी आती है बहुत सारे रोगों का वाहक, पर जो मलेरिया है उसका मादा एनाफ्लीज मच्छर आएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोग जो एक से दूसरे में संचरण करते हैं, गमन करते हैं, तो उनका जो कारक है वो क्या है। चींटी है, घरेलू मक्खी है, ड्रैगन मक्खी है, मकड़ी है। तो सबसे ज्यादा संचरण का जो है कौन है कारक, घरेलू मक्खी है। मक्खी बहुत सामान है जिस पे बैठ जाती है और उसको हम उपयोग कर लेते हैं, उसका सेवन कर लेते हैं। जल पे बैठ जाती है, खाने पे बैठ जाती है, फ्रूट वगैरह पे बैठ जाती है और उसका हम उपयोग कर लेते हैं, यानी खा लेते हैं। तो संचरण का कारक हो गया मुख्य, क्या होगी, घरेलू मक्खी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। क्या है इसका कारण, उष्णता, पीसना, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, मारने का कारण। तो क्या है जो ब्रेड और इडली फूल जाती है, किसका कारण है, ईस्ट, फंगी। फंगी है, उसकी कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है और वो फूल जाती है। तो उससे क्या बनाया जाता है, इडली, जो चावल का आटा है उसमें ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है और वो फूल जाता है, उससे इडली बनाई जाती है। तो ये क्या है, ब्रेड और इडली फूलने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, किण्वन कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में संवर्धन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मॉडलिंग भी नहीं, संक्रमण भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, किण्वन कहते हैं जो प्रोसेस हो जाए चीनी का अल्कोहल में। किसके द्वारा होता है, ईस्ट फंगी द्वारा होता है ये। ठीक है, तो क्या किया हमने, सेकेंड नंबर चैप्टर किया और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन किए कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।